Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start a new chapter in accounting, which is the bank reconciliation statement. ये जो चैप्टर है अपने CA फाउंडेशन के एग्जाम्स में, इस चैप्टर से 7 to 8 मार्क्स का, कभी कभी 6 मार्क्स का भी आता है। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस एवरी टर्म में पूछा जाता है। सभी टर्म्स में 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये 10 मार्क्स का आ रहा था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन अभी ये न्यू सिलेबस में इसका मार्क्स को रिड्यूस कर दिया गया, बट क्वेश्चंस की क्वालिटी को रिड्यूस नहीं किया गया। क्वेश्चंस उसी क्वालिटी का आएगा जैसा कि पहले आया करता था 10 मार्क्स में। क्वेश्चंस वैसा ही रहेगा, बस मार्किंग को कम कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम्स में आने वाला कंपलसरी चैप्टर है। CMA फाउंडेशन वाले बच्चों का, जिनका CMA फाउंडेशन है, उन बच्चों के भी एग्जाम्स में इधर से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 2 से 3 उनके MCQ क्वेश्चन, कभी कभी 4 MCQ क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। 3 तो रहते ही रहते हैं, कभी कभी 4 भी दे देता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा। कौन कौन से बच्चे लोगों को BRS में काफ़ी प्रॉब्लम है, जो उन लोगों ने क्लास 11 में पढ़ाई किया था उसमें प्रॉब्लम्स है। कौन कौन से स्टूडेंट्स लोगों को BRS चैप्टर में प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने पहले क्लास 11 में पढ़ाई किया था, बता देना है पहले ही, ठीक है। कोमल, वॉइस क्लियर है ना मेरी? देखो बच्चों, किसको किसको प्रॉब्लम्स था BRS चैप्टर में ड्यूरिंग द क्लास 11-12? प्रॉब्लम रहा होगा कभी भी। तो वह सारा प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में मैं आपका ख़त्म करूँगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। जो बच्चे लोग आसानी से इजीली फर्स्ट टाइम में इसको समझ लेते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो नहीं समझ पाते उनके लिए चैप्टर टफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको आसान करके दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज BRS में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बच्चों, कैश बुक आप लोग पढ़े हो? कैश बुक सभी लोग नाम सुना है, पढ़ा भी है। मैंने ही आपको पढ़ाया है बेसिक्स वाले दिनों में, जब मैं बेसिक्स इंट्रो लेवल के चीज़ें पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बेसिक्स में कैश बुक भी पढ़ाया है। कैश बुक क्या होता है? जिसमें हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। उसमें हम कैश कॉलम को भी मेंटेन करते हैं और एज वेल एज बैंक कॉलम को भी हम मेंटेन करते हैं कैश बुक में। और इसके साथ साथ हमारा बैंक में जो अकाउंट होता है, बिजनेस का जो करंट अकाउंट होता है हमारा बैंक में, उसके लिए हमें बैंक एक बुक प्रोवाइड करता है, जिस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर आ जाओ ना, इधर शिफ्ट कर जाओ, इधर शिफ्ट कर जाओ फटाफट 2 मिनट में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक का पासबुक बोलते हैं। अब क्या होता है, बैंक का जो पासबुक होता है उसमें एक अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, और जो बैंक की तरफ से, बैंक के पासबुक में हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। बैंक जो हमें पासबुक देता है, कभी आपने ऐसा किया है कि आपके घर में आपके नाम पे अगर अकाउंट है या आपके पेरेंट्स के नाम पे अकाउंट है, उस पासबुक में आपने कुछ चेंजेज कर दिया हो, आपने कुछ अमाउंट हेर फेर करके बदल के हाथों से पेन से जा करके लिख दिया हो? ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पासबुक में हम एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। पासबुक बस रहता हमारे पास है, लेकिन उसमें जो भी एंट्रीज वगैरह रहता है वो कौन करता है? बैंक करता है, ठीक है। तो पासबुक इज ऑलवेज केप्ट बाय द कस्टमर ऑफ बैंक बट मेंटेन्ड बाय द बैंक। बैंक में पासबुक को मेंटेन कौन करता है? पासबुक इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय द बैंक बट केप्ट बाय द कस्टमर। कस्टमर के पास होता है, लेकिन कैश बुक जो होता है उसे हम लोग खुद ही मेंटेन करते हैं, और हमारे पास उसका कैश बुक रहता भी हमारे पास है और उसको मेंटेन भी हम ही लोग करते हैं। उसमें जो एंट्रीज होते हैं वह भी हम ही लोग करते हैं। अब ये दोनों में चीज़ें बदल सकता है। पासबुक में जैसे मान लो हमारा बैंक में जो बैलेंस है, करंट अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल एडुकुंज एकेडमी का करंट अकाउंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं ना, कि डायरेक्टली जाकर के, हमारा स्टोर है एप्लीकेशन पे, आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हो तो देखोगे बैचेज के जस्ट बगल में एक स्टोर ऑप्शंस भी होता है। पता नहीं किसने देखा है, सब लोगों ने देख रखा है। स्टोर पे बहुत सारे ना रिकॉर्डेड कोर्स अपलोड होते हैं, सारे लेवल के बैच कोर्सेस वहाँ पर अपलोड है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको ज़रूरत होता है वो जाकर के डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर लेते हैं। शाम को मेरे को पता चलता है कि उसमें ना पेमेंट आ गया है। खुशी होता है देखने के बाद, लेकिन पेमेंट आ गया उसके अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। बैंक में अमाउंट आ चुका है लेकिन कैश बुक में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में कैश बुक और जो पासबुक होता है, ये दोनों क्या हो जाता है? मिसमैच हो जाता है। और इस मिसमैच को मैचिंग कराने के लिए रिकनसाइल कराना, रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है? मैचिंग कराना। इसके लिए हम लोग जो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है जिससे हम लोग पढ़ेंगे, और इसका पूरा बेसिक्स भी मैं बताऊंगा आज के क्लास में। तो मैं सम्स स्टार्ट करूं या नहीं करूं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको होमवर्क देकर भेजूंगा। देखो इसमें क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका मतलब पहले समझ लो। एक शेड्यूल होता है शोइंग द आइटम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, पासबुक, उसके अमाउंट के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच रीजन फॉर द डिफरेंस, किस वजह से पासबुक और कैश बुक के अमाउंट के बैलेंसेस के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, इस डिफरेंस को पता करने के लिए हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। बीआरएस हमें ये डिफरेंस जानकारी देने के लिए हेल्प करता है। ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहले इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लो। बैंक रिकंसिलिएशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच रीजन फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट कैन बी डिटरमाइंड एंड रिकंसाइल्ड। हम डिटरमाइन भी करते हैं कि डिफरेंस किस वजह से पासबुक और कैश बुक के बीच क्रिएट हो रहा है, और फिर इसके डिफरेंसेस को मैच भी कराते हैं, रिकंसाइल भी करते हैं। ये हम लोग किसके हेल्प से कर पाते हैं, बीआरएस के हेल्प से कर पाते हैं। बच्चों मैंने पहले जो दो बातें आपको बोली कि जो बैंक स्टेटमेंट होता है वह बैंक का पासबुक होता है। बैंक का पासबुक रहता हमारे पास है, हम लोग कीपिंग करते हैं उसको, लेकिन उसमें जितने भी एंट्रीज होते हैं हम लोग बैंक में जाकर के अपडेट कराते हैं, और पासबुक में जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किया है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से। लेकिन कैश बुक जो होता है ना, उसमें कैश बुक आप लोग ऑलरेडी बनाए भी हो बचपन के दिनों में क्लास 11 में, और कैश बुक मैं खुद भी पढ़ाया हूँ आप लोगों को। जो बच्चे लोग नहीं पढ़े उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। कैश बुक में क्या होता है, कैश हमने ऐसा भी कैश बुक आपको पढ़ाया है जिसमें कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है, और उसका जो बैंक कॉलम होता है उसके अमाउंट बैंक के स्टेटमेंट के अमाउंट के साथ क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसको पता करने में हेल्प कौन करता है, बीआरएस, और इसको रिकंसाइल करने में भी हेल्प कौन करता है, बीआरएस। इसलिए ये स्टेटमेंट सीखना जरूरी है, और ये सिलेबस से कभी हट नहीं सकता है, क्योंकि आप सबसे पहले जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, क्लाइंट का बुक्स अगर हैंडल करोगे, ये सब प्रॉब्लम्स आएगा तो वह उसमें सबसे पहला आपको मदद कौन करेगा, कैश बुक, और फिर जो पासबुक होगा वही चीज़। तो कैश बुक चैप्टर पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना वो भी आपके लिए ज़रूरी है, एज वेल एज पासबुक तो आप देखना सीख जाओगे ऐसे नॉर्मली देखते देखते, बट उसको रिकंसाइल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कॉजेज जो होते हैं, डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक, पासबुक और कैश बुक के बीच डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं ना, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी बच्चे लोगों को क्लियर है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो छूट गया है? ओके, अनिक तुमको समझ में आ रहा है ना? अनिक देखो अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस का। देखो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा गया है, वेरियस कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस। टू बैलेंसेस बोले तो कैश बुक एंड पासबुक, इसके बीच डिफरेंस का कारण क्या है? पहला नंबर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, जो बीआरएस होता है ना, हम लोग एवरी मंथ रिकंसाइल करते हैं अपने कैश बुक को पासबुक से, एवरी मंथ रिकंसाइल करते हैं। ऐसा नहीं कि डेली बाय डेली रिकंसाइल करते हैं या हाफ ईयरली रिकंसाइल करते हैं, ईयरली रिकंसाइल करते हैं, क्वार्टरली रिकंसाइल करते हैं, एवरी मंथली रिकंसाइल किया जाता है। जिसका बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होता है, मतलब बिजनेस चल ही नहीं रहा, ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो रहा है, तो ये लोग क्वार्टरली अपना स्टेटमेंट चेक करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम बिजनेसेस जो होते हैं ना, 99% बिजनेसेस अपने मंथली रिकंसिलिएशन ही करते हैं। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। से फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है XYZ एंड कंपनी, एक बिजनेस का नाम है XYZ एंड कंपनी। XYZ एंड कंपनी ने एक चेक इशू किया। चेक इशू करने का मतलब होता है चेक काट करके देना। आ जाओ, चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, चेक काट करके देना। अब चेक काट के हम कब देते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करने वाले होते हैं, जब हम चेक इशू करते हैं। क्लियर है मेरी बात ना? तो पेमेंट हम किसे करते हैं, हम लोग अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, हम लोग अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। क्लियर है ना? इस बात से तो एग्रीड हो, पेमेंट हम लोग किसे करते हैं,
क्रेडिटर्स को, जो हमसे पेमेंट पाता है उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट दिया, XYZ एंड कंपनी में, मान लो मैं कैशियर हूँ, मैंने चेक काट करके और पेमेंट कर दिया। क्लियर है? अब जिस पर्सन को हमने चेक दिया, से फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर एम को हमने ये चेक दिया। किसको दिया? मिस्टर एम को। अब मिस्टर एम ने क्या किया ना, यह चेक को ले जा करके, और मैंने इसको जनवरी के महीने में ये चेक काट के दिया, और जैसे ही मैंने चेक काटा, मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, कैश बुक में जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश बुक के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं या कैश बुक के क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट करते हैं तो हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं? अगर पेमेंट करेंगे, तुम रेड टी शर्ट वाला बच्चा खड़ा हो जाओ, बोलो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री बताओ। ये बच्चा देखो कैसे जर्नल से लेजर, लेजर से कैश बुक और सब ये सब बनता है, ये बच्चा पूरा समझा देगा। बोलो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री क्या होगा? बाय चेक। चलो तुम्हारा समाधान कर दिया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक, क्रेडिटर टू बैंक। बिल्कुल सही आंसर इसने दिया है। क्या लिखा है इसने बच्चे? क्रेडिटर टू बैंक होता है ना, क्रेडिटर टू बैंक। अब हम लोग जब इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे? बाय क्रेडिटर बोल करके, और वो भी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। बैठ जाओ। उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। एग्रीड हो इस बात से? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ कि हमने हमारा जो कैश बुक में लास्ट बैलेंस था, से फॉर एग्जांपल मान लो ये 10,000 रुपये का चेक रहा होगा, और मेरे कैश बुक में पहले बैलेंस होगा, कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस रहा होगा कैश बुक में, कि कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक में बैलेंस रहा होगा 1 लाख रुपया। मेरा कैश बुक बोल रहा है कि मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग मेरा बैंक में बैलेंस है 1 लाख रुपए का। लेकिन जब हमने किसी को 10,000 रुपए का चेक दे दिया तो अब हमारे पास कितना बैलेंस रह जाएगा? पूछ रहा हूं मैं, कितना रह जाएगा? 90,000 का हमारा बैलेंस रह जाएगा। 90,000 का रह गया। हमने बहुत दुखी मन के साथ अपने कैश बुक का फाइनल बैलेंस 90,000 लिख लिया। क्लियर है बात? अब जिस पार्टी को हमने ये चेक दिया, मिस्टर एम को, मिस्टर एम ने जनवरी के महीने में ले जाके इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। वह अगर बैंक में ले जाता, चेक की वैलिडिटी कितने महीने की होती है? 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। 3 महीने में कभी भी क्रेडिटर ले जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसके पास ये ऑप्शंस डिपेंड करता है कि वो कब जाता है। उसके पास ये ऑप्शंस ओपन है, कभी भी जा सकता है। ऐसा कोई नेसेसिएट नहीं है कि आज ही का आज ही वो पेमेंट के लिए चला जाएगा। उसके विशेष के ऊपर डिपेंड करता है ये बात। तो उसने जनवरी के महीने में इसको प्रेजेंट नहीं किया। अब हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे बैलेंस कितने हो गए हैं? 90,000। लेकिन बैंक में अभी भी हमारा बैलेंस कितना शो करेगा? 1 लाख रुपया, क्योंकि हमारा कस्टमर ने हमारा क्रेडिटर ने वह चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा 10,000 रुपया रिड्यूस ही नहीं किया। हमारा बैंक बैलेंस अभी भी अप है, लेकिन हमने कैश बुक में उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है, डाउन कर दिया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से हमारा ये अकाउंट दोनों मिसमैच कर रहा है, रिकंसाइल नहीं कर रहा। तो ये पहला कारण है डिफरेंसेस होने का। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस क्रेडिटर को हमने चेक दिया वो पेमेंट के लिए क्रेडिटर ने उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। क्लियर है बात ना? नंबर 2, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। इस बार क्या हुआ ना, मुझे किसी पार्टी से चेक मिला था। समझ में आ रहा है ना? मुझे किसी पार्टी से मान लो चेक मिला था। से फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा क्या नाम है? चंदन। ओके, देखो याद है मेरा नाम तुमको। चंदन ने मेरे को एक चेक दिया था कि सर मैं आपको ये 20,000 रुपये का पेमेंट दे रहा हूँ चेक से। ये एग्जाम्पल है बच्चों। 20,000 रुपये का उसने मुझे चेक दिया था। मैंने बैंक में ले जा करके वह चेक को क्या कर दिया? पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने वह बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर दिया। तो मैंने जैसे डिपॉजिट किया, मैंने कैश बुक में जितना मेरा पहले बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग बैलेंस रहा होगा उसमें मैंने प्लस 20,000 कर लिया। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड इसलिए कर दिया था कि थोड़े समय में मैं बैंक जाने वाला हूं, बैंक में मैं इस चेक को डिपॉजिट करूंगा और बैंक मेरे अकाउंट में भी पैसा 20,000 रुपीज़ बढ़ा देगा। तो कैश बुक में मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था। लेकिन बैंक वाले ने मेरे से चेक ले लिया, मेरे को रिसीट भी दे दिया, लेकिन बैंक में उस वीक में, या मान लो से फॉर एग्जांपल 30 जनवरी को मैं गया था और 31 जनवरी को संडे पड़ गया, बैंक ने हमारा चेक क्लियर नहीं किया, वह अगले महीने में करेगा। और जब 31 के नाइट को बैठ करके मैं अपना बुक्स को रिकंसाइल कर रहा था, पासबुक से कैश बुक को,
तो पासबुक में बैलेंस हमारा इंक्रीज नहीं किया था, क्योंकि चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया था लेकिन बैंक ने अभी तक पेमेंट कलेक्ट नहीं किया था, यानी चंदन के अकाउंट से पैसे काट करके मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं डाला था बैंक ने। तो इसके वजह से फिर से डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ना। तो ये डिफरेंस के कॉजेज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस कॉजेज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कब क्या करना होगा, ये सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा। आज की क्लास में ही पूरा बता दूंगा, चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब रूल्स उसके सारे आज पढ़ा दूंगा मैं। इसके बाद जितने क्लासेस होंगे ना, सारे मेरे बच्चे लोग जो लाइव में हैं, यहाँ पर है, सभी लोग आप लोग ही रिप्लाई करोगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक में मान लो हमने कहीं पे डिबेंचर्स परचेज करके रखा हुआ है, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वहाँ से जो इंटरेस्ट या डिविडेंड के मनी आएंगे वो बैंक में डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि मेरा वही अकाउंट उन कंपनीज को दिया हुआ है, यही अकाउंट नंबर, करेंट अकाउंट नंबर ही दिया हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड का मनी होगा आप हमारे इसी अकाउंट में भेजना, ठीक है, यही हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है। सो ऐसे सिनारियो में बैंक हमें क्या करता है, ऐसे सिनारियो में बैंक हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट भेज देता है। डिविडेंड का मनी, डिविडेंड जानते हो ना, जब हम लोग इक्विटी शेयर में मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर से जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड का मनी भी डायरेक्टली बैंक हमें अकाउंट में भेजता है, और इंटरेस्ट का भी मनी हमें डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आता है। तो डायरेक्टली अकाउंट में मनी इंक्रीज कर जा रहा है, लेकिन कैशबुक में हमें थोड़े ना फोन करके कंपनी वाला बोल रहा है कि देखो देखो डिविडेंड भेज दिया हूँ मैंने, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन का ज़माना है, कोई भी आपके अकाउंट में मनी क्रेडिटेड होता है तो तुरंत आपके पास बैंक से मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है आपके पास। लेकिन जब ये चैप्टर बनाया गया था बीआरएस पढ़ने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी हिसाब से मान लो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला बैंक से, तो हम क्या करेंगे, बैंक में तो बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में बैलेंस इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। सो ये भी एक डिफरेंस का कॉजेज है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द पार्टीज। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द पार्टीज। पिंटू क्या करता है ना कि डायरेक्टली अपना जो फी है वो हमारे अकाउंट में डाल दिया, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली वो अपना फी ला करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बोला कि सर हमने पूरा पेमेंट कर दिया आपको। ये बात हमें पहले से नहीं पता था। डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा कस्टमर की तरफ से तो या पार्टीज की तरफ से, देन ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा लेकिन कैश बैलेंस इंक्रीज नहीं करेगा, तो अगेन पासबुक से कैशबुक मैच नहीं करेगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक को कई बार हम इंस्ट्रक्शंस दे करके रखते हैं। आपने भी कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया होगा, आप में से कुछ बच्चे लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखे नेटफ्लिक्स का, से फॉर एग्जांपल, समझ में आ रहा है ना, किसने लिया है हाथ उठाना जल्दी से, किसी ने लिया है क्या, ओह देखो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, जैसे एक महीना कंप्लीट हो जाता है, जैसे मंथली कोई प्लान लेके रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, मंथली प्लान है तो वह क्या बोलता है, ऑटो डेबिट मांगता है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो बोलता है ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करके रखो, कि जैसे महीना कंप्लीट होगा आपके अकाउंट से दोबारा पैसे कट जाएंगे और फिर से एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपका रिन्यूड हो जाएगा, फिर से पेमेंट कट जाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिन्यूड हो जाएगा। या कई बार आप जब ईएमआई भरते हो, समझ में आ रहा है ना, आपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी अगर आपने ईएमआई पे खरीद रखा है तो ईएमआई में भी बैंक क्या करता है, आपसे यह ऑप्शंस ले लेता है, मतलब पार्टीज जो भी आपको लोन प्रोवाइड करता हुआ, कि आपके अकाउंट से एवरी मंथ इतने तारीख को आपका इंस्टॉलमेंट जो होगा, ईएमआई होगा, वह क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सब ऑटो डेबिट होते हैं, यानी डायरेक्ट बैंक उसका पेमेंट कर देता है, क्योंकि आपने ऑटो डेबिट का बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे के रखा है ऑटो पेमेंट करने का, तो बैंक ने डायरेक्टली क्या कर दिया, आपका पेमेंट कर दिया, बैंक बैलेंस आपका कम हो गया, पासबुक में अपडेट होकर के वह बैलेंस रिड्यूस हो गया, लेकिन कैशबुक में अभी आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। सो अगेन दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड द कैशबुक। इससे फिर से पासबुक और कैशबुक में क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर क्या है, क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपका बैंक बैलेंस होता है, सेविंग्स अकाउंट आपका भी बैंक में है, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर या कुछ बैंक्स करंट अकाउंट के ऊपर भी क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट का मनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, बैलेंस के साथ ऐड हो जाता है, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज कर जाता है, लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में आपको उसको बाद में प्लस करके दिखाना पड़ता है, इसके वजह से भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका डेबिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेज। सबसे पहले मैं आप में से कुछ बच्चों से पूछूंगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बताओ।
फिर से बोलो, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना, बैंक में हम लोगों का बैंक में हम लोगों का जो बैलेंस होता है, जो अपना बैलेंस होता है, हमारा खुद का अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा बैंक करेंट अकाउंट के ऊपर ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देती है, यानी एक्स्ट्रा बैलेंस विथड्रॉ करने की फैसिलिटीज़ देती है। क्लियर है मेरी बात ना? सिर्फ करेंट अकाउंट के ऊपर ही ये फैसिलिटीज़ मिलता है, आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। क्लियर है? तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो बैंक में मेरा 1,00,000 रुपया है, लेकिन बैंक ने मेरे को ओवरड्राफ्ट का 2,00,000 रुपया और दे के रखा है। मैंने 1,00,000 रुपया और मैंने किसी को 1,20,000 रुपये का चेक दे दिया, तो मैंने अपना बैलेंस कितना यूज किया? 1,00,000। और जो ओवरड्राफ्ट का जो नेगेटिव बैलेंस, उसको आप बोल सकते हो नेगेटिव बैलेंस, हमने कितना यूज कर लिया? 20,000। अब ओवरड्राफ्ट मतलब वो बैंक का रुपया था जिसको हमने अपने काम में यूज किया, अपने बिजनेस में यूज किया, तो तुरंत बैंक हमें 20,000 के ऊपर क्या बोलता है? इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट बैंक अलग से आपके घर नहीं मांगने आएगा, जो आपको वो लोन दे के रखा है ना 2,00,000 रुपए का, उसमें से 20,000 तो आपने निकाला और उसका इंटरेस्ट और उसी में वह माइनस कर देगा, मतलब आपका बैलेंस उसी में से रिड्यूस होगा। तो आपने कैश बुक में उसको इंटर नहीं किया है, लेकिन बैंक ने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके आपके ही अकाउंट से मनी डिडक्ट कर दिया, तो इसके वजह से भी बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स पासबुक और कैश बुक, इन दोनों के बीच क्या होता है? डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने बिल्स कलेक्टेड किया। आपने ऐसा, बच्चों थोड़ी दिन पहले की बात है, जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, पढ़ाया था ऐसा। हम लोग बैंक के पास बिल्स भेजते हैं कलेक्शन पर्पस के लिए, कि बैंक क्या करेगा? बिल्स को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, यानी अलग अलग डेट्स होते हैं अलग अलग बिल्स के, तो सभी बिल्स को वह जिस दिन जिस बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड आएगा, उस दिन पे उस बिल का पेमेंट वह बैंक कलेक्ट कर लेगा। क्लियर है? अब हमने बैंक को मान लो 50 बिल्स दे के रखा है, तो और 50 बिल्स का सबका मैच्योरिटी डेट अलग अलग है, तो बैंक एवरी डे या एवरी वीक 3 या 4 बिल्स को क्लियर करता है मैच्योरिटी आने पे, और हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड कर देता है, हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाते हैं। लेकिन हमारा कैश बुक में अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में अपडेट बैंक वाला आके हमारे घर पे थोड़े ना करके जाएगा। हम लोग इससे क्या करते हैं, खुद बैंक का पासबुक को अपडेट करते हैं और फिर जा करके कैश बुक को बैंक के पासबुक से मैच कराना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस में हमारा अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द कलेक्शन बाय द बैंक, लेकिन कैश बुक में वो इंक्रीज नहीं करेगा। सो दिस विल आल्सो क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक। इसके वजह से अगेन डिफरेंसेस क्रिएट होगा। इसके बाद से डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये डिसऑनर वाला बात भी आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं इसको स्टार मार्क दे के रखता हूँ। डिसऑनर दोनों वाला, डिसऑनर का मैं अलग से आपको सिखाऊंगा। एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशंस क्या होता है? कई बार गलती हो जाता है, जैसे से फॉर एग्जांपल 10,250 रुपीज़ क्रेडिटेड हुआ बैंक में, और हमने कैश बुक में 10,520 लिख दिया। ऐसा हो सकता है ना? इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होता है एरर एंड ओमिशन की वजह से। ये सभी कॉजेज है जो हमें बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टेबल शोइंग टाइमिंग ऑफ सम सेलेक्टेड ट्रांजेक्शंस, जिसके वजह से ये आपके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्या लिखा है, पेमेंट बाय इशूइंग अ चेक, when check is issued और when the check is presented in the bank। इन दोनों टाइमिंग डिफरेंस के वजह से क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है। कैश बुक मैं बोल रहा हूँ तो कैश बुक का बैंक कॉलम आप हमेशा समझोगे। जब भी मैं बोल रहा हूँ ना कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है, तो आप ऑलवेज समझोगे कि सर कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैश बुक का बैंक कॉलम। क्योंकि कैश बुक का कैश कॉलम में हम वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ हम कैश में करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और कैश में अगर करते हैं तो उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों रिसीट थ्रू चेक। चेक के थ्रू हमने पेमेंट रिसीव किया,
चेक को जब डिपॉजिट किया जाता है इनटू द बैंक, और व्हेन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ इशूइंग पार्टी। इशूइंग पार्टी मतलब जिसने हमें चेक दिया था उसके अकाउंट से। एक हमारा बैंक में चेक को ड्रॉप करने का डेट अलग होता है जिस दिन हम बैंक में चेक को डिपॉजिट करते हैं, और एक डेट अलग होता है जिस डेट पे हमारे अकाउंट में मनी क्रेडिटेड होता है। कभी ऐसा रेयर होता है और बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस के केस में होता है, बैंक में अगर रेगुलर ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप जैसे ही चेक को ड्रॉप करते हो तुरंत 2 घंटे के अंदर बैंक आपके अकाउंट में मनी को क्रेडिटेड कर देता है। नहीं तो जनरली जिसके ट्रांजैक्शंस में बहुत कभी कभी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बैंक क्या करता है, कम से कम 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स का टाइम लेता है चेक को डिपॉजिट करने और फिर चेक से उस अमाउंट को क्रेडिटेड करने में पार्टीज के अकाउंट में इतने समय लगते हैं। तो ये सारे कॉजेज है डिफरेंसेस का। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अभी आएंगे। यहाँ पे हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, नीड फॉर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। वाई डू वी प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम लोग BRS क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके पीछे क्या कॉजेज है। देखो बच्चों, BRS प्रिपेयर करने के पीछे क्या कॉजेज है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, अकाउंट्स में करेक्टनेस रखने के लिए हम लोग BRS प्रिपेयर करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्टनेस रहे, कोई मिस्टेक्स नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, BRS प्रिपेयर करते हैं। इंटरनल चेक होता रहे, इंटरनल चेक मतलब हमारे बिजनेस में इंटरनली स्टाफ्स की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, जो अकाउंटेंट है उसके तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है नहीं हो रही है ना, कैशियर है वह सही से वर्क अपना कर रहा है ना, इन सब चीज़ को इंटरनल मैटर्स को चेक करने के लिए BRS प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है डेप्ट रिकवरी के लिए, अगर हम BRS नहीं प्रिपेयर करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना, अगर मान लो हमने BRS नहीं प्रिपेयर किया तो हमारा कई सारे पार्टीज हैं जो किसी ने हमें बिल्स एक्सेप्ट करके दे दिया है, बिल्स हमारे पास रखा हुआ है, या कई सारे ऐसे पार्टीज हैं जिन लोगों ने हमें चेक दे के रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, चेक की मैच्योरिटी अलग अलग डेट पे आने वाली है। कई बार किसी का हमने चेक ड्रॉप भी कर दिया बैंक में तो डिसऑनर हो गया चेक। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में हमारा बहुत सारा जो डेप्ट होगा ना वह टाइमली रिकवर नहीं हो पाएगा। डेप्ट का क्या होता है, टाइमली रिकवरी करना भी बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है ना, बैंक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट में सेल करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना, सॉरी क्रेडिट में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं। जैसे आपने कई बार लैपटॉप खरीदने जाते हो, अब आज अगर 100 लैपटॉप बिकते हैं तो उसमें 80 लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो लोग EMI पे परचेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो वह कंपनी ने क्या करके रखा है, आइदर उसने खुद का अपना क्रेडिट सिस्टम डेवलप कर लिया है कि हम डायरेक्ट हम ही क्रेडिट देंगे, आइदर वे क्या करके रखे हुए हैं, आइदर उन लोगों ने किसी बैंक के साथ या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको NBFC बोलते हैं उनके साथ ये लोग टाई अप करके रखे हैं कि जैसे मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर आएगा तुम मेरे पास वहीं पे खड़ा रहना, बोलना कि मैं तुमको ये EMI करके देता हूँ। आपने बजाज का नाम सुना होगा, सारे जगह पे बैठा के रखा है। अभी तो बहुत सारे बैंक इसमें रोल में आ गए हैं। समझ में आ रहा है ना, और जियो ने तो अपना खुद का ही डेवलप कर लिया, बोला जियो फाइनेंस, हम रुपया देंगे आपको कर्ज में, मेरा ही प्रोडक्ट खरीदो कर्ज भी हम ही देंगे आपको और फिर पैसे आपसे वसूलेंगे। क्लियर है, तो ऐसा क्यों करके रखा है, डेप्ट रिकवरी करने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा सिस्टम डेवलप करके रखा है। तो डेप्ट रिकवरी टाइम से हो सके बिजनेस में, इसके लिए हम लोग BRS प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके बाद से इंटरनल कंट्रोल की वैलिड प्रैक्टिस के लिए एंड बेसिक नीड इन द ऑडिट। आपको पता है बच्चों, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करना, प्रिपेयर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। और ऑडिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, क्लियर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, क्लियर कैश बुक चाहिए होगा, बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका रिसीट चाहिए होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां से ऑडिटिंग की बिगिनिंग करता है ऑडिटर्स। तो इन सब के लिए BRS प्रिपेयर करना नेसेसिटीज होता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, यहाँ पर BRS के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप लोग पढ़ेंगे। आपने जो क्लास 11 में पढ़ाई किया है और अभी जो आपको पढ़ाई करना है, इन दोनों में डिफरेंस है। आपने बस इतना ही पढ़ाई किया था, ये वाला बस आपने पढ़ाई किया था। कब, जब आप क्लास 11 में हुआ करते थे
तब आपने बस इसी पॉइंट्स को स्टडी किया, पॉइंट नंबर ए, बी, सी और डी आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, जो अब करोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखो इसमें क्या क्या है। पहले तो है फ्रॉम द गिवन कैशबुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस और बोथ। आपको जो क्वेश्चंस आता है ना, क्वेश्चंस में आपको कैशबुक बैलेंस दिया हुआ रहेगा, आइदर वह डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक हो सकता है। ये क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, आगे चल के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है क्वेश्चंस में, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है क्वेश्चंस में, या फिर दोनों ही दिया रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी दिया रहेगा और उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी आपको दिया हुआ रहेगा। ऐसे सिचुएशन में वहाँ से कैशबुक बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइप नंबर ए है, और यही आप लोगों ने क्लास 11 के दौरान पढ़ाई किया है। और एग्ज़ाम्स में सीए के एग्ज़ाम्स में हो या सीएमए के एग्ज़ाम्स में हो, इसी से ज़्यादा चांस होता है, 80% चांसेस होते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो बी, सी और डी आप पढ़ने जा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की सिर्फ 20% होता है। देखिए क्या है बी नंबर में, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक एज वेल एज द पासबुक रिलेटिंग टू द सेम मंथ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट, एक्सट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्ट। मतलब आपको कंप्लीट कैश बुक नहीं दिया जाएगा, कैश बुक के कुछ सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए रहेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कैश बुक, कंप्लीट कैश बुक आपको क्वेश्चंस में नहीं देगा, आपको कैश बुक के कुछ ट्रांजैक्शंस बस दिए हुए रहेंगे, पार्ट ऑफ कैश बुक दिया हुआ रहेगा और पार्ट ऑफ पासबुक का ट्रांजैक्शंस दिया रहेगा, और उसके हेल्प से आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है। नंबर सी टाइप है, प्रिपरेशन ऑफ अ अमेंडेड कैश बुक एंड अ बीआरएस फ्रॉम द गिवन कैश बुक बैलेंस। आपको कैश बुक बैलेंस दिया रहेगा, उस कैश बुक बैलेंस के हेल्प से आपको पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना है, यानी कैश बुक गलत दिया रहेगा, आपको पहले कैश बुक को क्या करना है, अमेंड करना है, सही करना है, और फिर उस कैश बुक के हेल्प से आप लोगों को अपना बीआरएस प्रिपेयर करना है। क्लियर है बात ना। और डी नंबर जो आखिरी टाइप है, प्रिपरेशन ऑफ अ अमेंडेड कैश बुक एंड अ बीआरएस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक एज वेल एज द पासबुक रिलेटिंग टू द सेम मंथ। यहाँ पर सिर्फ कैश बुक बैलेंस दिया हुआ था, यहाँ पर कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस दोनों के एक्सट्रैक्ट के हेल्प से आपको पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना है, और फिर उस अमेंडेड कैश बुक के बाद आप लोगों को बीआरएस प्रिपेयर करना है। तो इतने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चों जब आपके एग्जाम्स में ये इसके चांसेस तो 80% है, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है। लेकिन अगर इधर के टाइप्स से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बीआरएस चैप्टर को उस टर्म में बोलने का मतलब है कि उस बार वाले एग्जाम्स में जो बच्चे लोग का बीआरएस सही नहीं रहता, वो लोग इस क्वेश्चंस को छोड़ करके चले आते हैं एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है ना, या तो गलत करके आते हैं। तो आपको दोनों ही अच्छे से समझना है, दोनों ही आपको पढ़ाया जाएगा बेहतर तरीके से, दोनों ही टाइप, ठीक है। जो पहले आप पढ़ चुके हो उसको भी, और जो आप नया से पढ़ोगे उसको भी बहुत अच्छे से कराया जाएगा। अब हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पे देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस और बोथ। मतलब ये टाइप नंबर ए है। इसके अंदर भी बच्चों 4 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके आते हैं, 4 तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर कैश बुक जो होता है ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, यानी पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग प्लस बैलेंस बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, प्लस बैलेंस बोलते हैं, पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। इसके ठीक अपोजिट में अगर बात करूं, मैंने अभी अभी बोला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग प्लस बैलेंस बोलते हैं, तो ठीक इसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, निगेटिव बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, निगेटिव बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना,
और मैंने इसके पहले बोला था कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो ठीक उसके रिवर्स आप चले आओ, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो जाएगा, निगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, निगेटिव बैलेंस होगा। ये 4 तरीके से क्वेश्चंस में बिगिनिंग हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है when the balance as per cash book is given and when the balance as per passbook is given। मतलब जब आप क्वेश्चंस बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चंस के बिगिनिंग में, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में या फिर लास्ट लाइन में आपको ये दिया रहेगा, आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा, या फिर मतलब क्वेश्चंस की बिगिनिंग 4 तरीके से हो सकता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चंस की बिगिनिंग हो सकती है। कितने तरीके से क्वेश्चंस का बिगिनिंग हो सकता है, 4 तरीके से क्वेश्चंस का बिगिनिंग हो सकता है। मेरे लाइव वाले बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है ना, 4 तरीके से क्वेश्चंस की बिगिनिंग हो सकती है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है बात ना? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए when the balance as per cash book is given and when the balance as per passbook is given। अब कैश बुक में भी 2 तरह का बैलेंस रहेगा, एक फेवरेबल बैलेंस जिसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर सीबी, सीबी मतलब कैश बुक, और एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? ये डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस का मतलब हुआ प्लस बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, माइनस बैलेंस। ये लिख लेना है, ठीक है ना, ये लिख लेना आप लोगों को। इसी तरीके से पासबुक से भी 2 बार बिगनिंग होगा क्वेश्चंस का, ठीक है ना। ऐसा एक फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तब इसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर, बोलते नहीं हो बच्चों, एज पर पासबुक। अब ध्यान देना आपको, क्वेश्चंस मतलब एक ही क्वेश्चन इन चारों से बिगिन नहीं होगा, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मेरे बोलने का मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा मत समझ लेना कि एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से बिगिन करना है। हो सकता है, लेकिन आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो बिगिनिंग में कोई ये चारों में से कोई एक टाइप हो सकता है, और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को उसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, 4 तरीके से क्वेश्चंस का बिगिनिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं पहले ना इसको बिगिन करने से पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, ठीक है ना। अभी मैं जिससे पूछूंगा, पीयूष लाइव क्लास ज्वाइन किया है क्या? पीयूष, पीयूष मिश्रा, मिश्रा है ना? पीयूष क्लास ज्वाइन किया है क्या? नहीं ज्वाइन किया है। पीयूष नहीं क्लास ज्वाइन किया। हिमांशु क्लास ज्वाइन किया है ना? फिर तो हिमांशु से पूछना पड़ेगा। बोलो हिमांशु, पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है इसमें, दिख रहा है ना? सबका नाम लिख के रखा हूं मैं पूरा, दिख रहा है? बताना। ये सोच रही है सर मेरा नाम भी दिखाइए, ऐसे देख रहे गुस्से में मेरी तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं आया ये नाम, ठीक है। देरी से एडमिशन लिया तुम, इसी वजह से तुम्हारा नाम नहीं आया। देखो हिमांशु, ये क्वेश्चंस को पढ़ के तुम बताओगे कि कौन सा बैलेंस से ये क्वेश्चंस बिगिन हो रहा है। हिमांशु, ये लग रहा है आंसर भी दे चुका है,
यस सर, हाँ, ये क्वेश्चंस को पहला लाइन पढ़ के तुम बताओगे कि कौन सा बैलेंस से इस क्वेश्चन की बिगिनिंग हो रही है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो रहा है, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो रहा है, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो रहा है, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो रहा है। कैश बुक फेवरेबल, वेरी गुड बॉय। देखो बच्चों एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर, कैश बुक डेबिट, इसी से बिगिन हो रहा है। ये चारों में से ना एक बैलेंस आपको क्वेश्चंस के बिगिनिंग में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो क्वेश्चंस बिगिन ही नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है ना, ये दिया ही रहेगा एकदम एग्जैक्ट। और ये आप आराम से, जैसे मैं ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको समझा लूंगा ना, आप खुद इसका आंसर दे पाओगे, एकदम दे पाओगे। अभी मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, कभी मान लो एग्जाम्स हॉल में तुम लोग बैठा हुआ है और सिर्फ आपको लिख देना, एग्जाम्स का पहला लाइन में लिख दे बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसे बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000, तब वैष्णवी बताना तब कौन सा बैलेंस समझेगी। ये तो लिखा ही नहीं है, झूठा लोग, ना डेबिट बैलेंस लिखा है ना क्रेडिट बैलेंस लिखा है, तो तुम क्या समझेगी तब। डेबिट बैलेंस समझना है। बैलेंस का मतलब अगर सिर्फ बैलेंस लिखेगा ना तो आप ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस ही समझोगे, अपने से निगेटिव मत कर लेना कि मैं फिल कर लिया था कि निगेटिव था, तो एग्जाम्स वाला भी फिल कर लेगा कि तुमको निगेटिव मार्किंग देना है। समझ में आ रहा है ना, आपको ऑलवेज बैलेंस का मतलब क्या समझना है, पॉजिटिव बैलेंस समझना है, ध्यान रखना, क्लियर है ना। अगर बैलेंस एज पर पासबुक भी देगा तो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक समझोगे, क्लियर है। तो एकदम ध्यान से सुनना वे स्टार्ट करोगे जो मैं बताने जा रहा हूं, और इसका ट्रीटमेंट भी मैं अभी बताने जा रहा हूं कि कब हम लोग प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं, क्लियर है। किसी भी बच्चे को डाउट भी होगा तो तुरंत मैसेज करना, मैं उनको रिप्लाई भी करूंगा सभी बच्चों को। कोमल तुम्हारा आंसर भी सही है, रिसो तुम्हारा आंसर भी सही है, हिमांशु तुम्हारा आंसर भी सही है, सब लोग। ये तो बहुत आसान सा चीज़ था एकदम। चलो अभी, इफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, मतलब इतना आपको जरूर याद रखना है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है अनुभव कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, निगेटिव बैलेंस। देखो इसका फॉर्मेट जो बिगिन होने जा रहा है ना, आप पहले ना इसको इग्नोर कर दो कि यहाँ पर है, काट मत देना अपने अपने मैट जो दिया है उसमें काटना नहीं है। मैं अभी के लिए एक बार इग्नोर करने बोला, मतलब इसको समझ लो कि एक बार के लिए है ही नहीं, कट मत कर देना, इसको भी समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। बस फिल करना है कि नहीं है ये। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीआरएस जो प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द बीआरएस, 2 कॉलम बनाएंगे, एक पार्टिकुलर्स का और फिर प्लस आइटम और माइनस आइटम्स का, क्लियर है। सबसे पहला आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो अभी हिमांशु वाले क्वेश्चन में भी था ना। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस बैलेंस होता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइटम में उस अमाउंट को लिख देंगे, जो अमाउंट अभी आपने पहला नंबर क्वेश्चन में देखा था। थोड़ी देर बाद हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे भी। इसके बाद कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमें प्लस में डालना है और कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमें माइनस में डालना है, इसके लिए हम लोग फिर पीछे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो लिखा ही है प्लस माइनस, तो तुम लोग देख के फटाफट बोल देगा और फिर हीरो बन जाएगा। तो वैसा हीरो नहीं बनना है, अभी सच में बताना है तुम लोगों को। इधर मैं लेकर आता हूँ तुम लोगों को, देखो इधर कॉजेज ऑफ डिफरेंस, यहाँ से तुम लोग अगर बता पाओगे तो कुछ बात बनेगा कि हाँ तुम लोग सच में समझ रहा है। यहाँ से यही बात वहाँ पर भी लिखा, मैं वहाँ पर भी जाके दोबारा पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, बट यहाँ से मैं पूछना स्टार्ट करूँगा ताकि समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात क्लियर हो। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, नंबर 1 ट्रांजेक्शन्स हमने पहले तो लिख लिया प्लस कॉलम में, हमने क्या लिख लिया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस आइटम था तो प्लस कॉलम में हमने लिख डाला। अब यहाँ से अपना बिगिनिंग करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं समझा रहा हूँ, समझने के बाद तुम लोगों को यस और नो करना है, नहीं समझ में आया तो हाथ उठाना, मैं दोबारा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
ये मान लो हिमांशु का बुक्स नहीं है, मैंने उसका बुक्स अपने नाम कर लिया, मेरा बुक्स है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा तो तुम लोग समझ जल्दी जाएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे देख रहा है ना अभी सामने सामने, हिमांशु कौन है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर क्लास में, तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मैं अपना एग्जाम्पल ले लिया। हिमांशु सॉरी इसके लिए, तुम्हारा नाम हटा के मैं अपना नाम रख रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो, लेकिन क्या है, मेरा बुक्स है ये। मैंने प्लस बैलेंस को तो लिख लिया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को पॉजिटिव वाले कॉलम में हमने लिख लिया, प्लस वाले कॉलम में लिख लिया। अब पहला यहाँ पर आया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी ये चेक मैंने इशू किया है। किसने इशू किया है? मैंने ये चेक किसी को दिया। से फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक काट करके, मेरा ही ये बुक्स है और मैंने ये चेक काट करके सनी को दिया, 10,000 रुपये का मैंने उसे चेक दिया। वो मेरा क्रेडिटर है, इसीलिए मैंने उसको ये चेक दिया। क्लियर है? और जैसे मैंने चेक दिया, मैंने अपने कैश बुक में उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस और प्लस के लैंग्वेज में समझो, डेबिट और क्रेडिट का लैंग्वेज में समझने में बहुत कठिन होगा। समझ में आ रहा है? कठिन होगा मतलब बाद में कंफ्यूज्ड रहोगे, इसलिए सिंपल तरीके से चलते हैं, सिंपल रास्ता को फॉलो करते हैं। हमने माइनस कर दिया, ऑब्वियसली हम चेक देंगे तो दुख होगा, और दुख होगा तो माइनस ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम सनी को हमने दिया तो सनी बोला मेरे पास कौन सी पैसे की कमी है कि मैं आज ही चेक को ड्रॉप करूंगा, अगले महीने ड्रॉप करूंगा। समझ में आ रहा है? अगले महीने मैंने उसे, से फॉर एग्जांपल मैंने उसे अप्रैल के महीने में ये चेक दिया था, वो बोला मैं जून में इसको डालेगा। समझ में आ रहा है? जब बारिश शुरुआत हो जाएगा तब मैं इसको डालेगा बैंक में। समझ में आ रहा है ना? अभी नहीं ड्रॉप करूंगा मैं। तो मैंने जैसे अपना चेक इशू किया, मैंने तो अपने कैश बुक में माइनस कर दिया था, लेकिन जब वो चेक को ले जाके सनी प्रेजेंट करेगा बैंक में, तभी तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा और उसके अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, मेरे अकाउंट में डेबिटेड होगा और उसके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिटेड। लेकिन उसने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो क्या ऐसे सिनारियो में मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ। बैंक बैलेंस अभी भी मेरा प्लस में है, लेकिन कैश बुक में हमने माइनस कर दिया है। तो फिर से कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल करने के लिए हम कैश बुक में माइनस कर दें, सॉरी कैश बुक में हम प्लस करेंगे या पासबुक में माइनस करेंगे? कैश बुक को हम प्लस करेंगे, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं किसको? पासबुक को। ऑलवेज फॉलो पासबुक। BRS का आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, बस ये वाला मंत्र आप याद रखो। कौन सा? ऑलवेज फॉलो पासबुक। पासबुक अगर गलत भी करेगा तो हम लोग भी कैश बुक में क्या करेंगे? गलत करेंगे। समझ में आ रहा है ना? गलती से मान लो हमारे अकाउंट में अगर 20,000 रुपया आ गया और हमारे पासबुक में शो करने लगा, तो हम लोग भी कैश बुक में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बिकॉज वी आर कस्टमर्स ऑफ द बैंक एंड वी हैव ओनली पावर टू चेंज ओनली इन आवर कैश बुक, नॉट इन द बैंक पासबुक। बैंक के पासबुक में चेंज करने का हमारा अधिकार ही नहीं है। हम लोग सिर्फ चेंज किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। किस में चेंज कर सकते हैं? कैश बुक में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैश बुक में बदलेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? कैश बुक को बदलेंगे। तो कैश बुक में बदल के क्या करेंगे? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन कैश बुक में हमने माइनस कर दिया था 10,000 रुपया, तो अभी कैश बुक को पासबुक से मैच कराने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में ये अमाउंट को ऐड कर देंगे। फिर से क्या करेंगे? कैश बुक में ऐड कर देंगे। तुम समझिए? समझिए ना? ओके। और किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछना, मैं 2-4 बार बताऊंगा, पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, तो पूरा बताते रहना है। बिल्कुल, जो बच्चे बता पाएंगे वो लोग मैसेज पहले से करते रहेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एग्जांपल बच्चों, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। समझ में आ रहा है ना? चेक हमने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। से फॉर एग्जांपल ये कोमल से मेरे को ये 30,000 रुपये का मेरे को एक चेक मिला, ठीक है? 30,000 रुपये का मेरे को एक चेक मिला, और ये चेक मेरे को उसने दिया है 29 जनवरी को। हमने 29 जनवरी को चेक दिया। चेक लेकर के साथ साथ हमने क्या किया? ये कैश बुक में हमने पहले प्लस किया 30,000, और फिर सीधे सीधे हमने किसके पास पहुंच गए? बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर दिया। मुझे लगा 30 को या तो 31 को तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन मेरे से पहले बैंक में बहुत सारे चेक लाइन में पड़े हुए थे, दूसरे कस्टमर्स। बैंक का काम ही यही है, चेक को इधर उधर करना, तो बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ था। मेरा चेक ना ही 29 को क्लियर हुआ, ना 30 को, ना 31 को। मैं 31 को अपना पासबुक अपडेट किया और रात को अपना रिकंसाइल करने के लिए बैठ गया, कैश बुक लेकर के, पासबुक का स्टेटमेंट और अपना कैश बुक लेकर के। मैच नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। कितने अमाउंट से? 30,000 रुपीज़ मेरा कैश बुक में पहले से ही बढ़ गया था,
लेकिन बैंक में नहीं इंक्रीज किया था क्योंकि वह चेक क्लियर ही नहीं हुआ था, मतलब मेरे अकाउंट में कोमल के अकाउंट से पैसा कट के मेरे अकाउंट में क्रेडिटेड ही नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है ना? देन ऐसे सिनारियो में क्या हो जाएगा, कैश बुक में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैश बुक में उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ओके, इसके बाद से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक में हमारा डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा आया 5,000 रुपये, तो हम भी कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, कैश बुक में हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द पार्टीज। आस्था ने मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया भेज दिया, बोला सर आपका बर्थडे है या 5,000 रुपये का पार्टी कर जाइएगा। 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा ना? तो जैसे उसने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में भी हम उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक को बोला हुआ था कि जब भी मेरा LIC का प्रीमियम कटेगा ना, तो तुम क्या करना, LIC को पेमेंट कर देना। मेरे से पूछने का ज़रूरत नहीं है। जब भी ये आए आपका क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली मेरा इंस्टॉलमेंट जाता है, से फॉर एग्जांपल, तो जब भी ये टाइमिंग आए डायरेक्ट मेरे अकाउंट ये बैलेंस को पेमेंट कर देना। बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, बैंक ने ये डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। बैंक अकाउंट यानी बैंक बैलेंस से हमारा बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हम लोग भी कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, ये सब हम लोग तब कर रहे हैं जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से हम लोग बिगिनिंग कर रहे हैं। कहां से बिगिनिंग कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग बिगिनिंग कहां से कर रहे हैं, तब ये सब सर पढ़ा रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, इसके बाद है क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिटेड हो रहा है, इंटरेस्ट का पैसा मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिटेड हो रहा है, तो हम लोग भी कैश बुक में क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही, कैश बुक में भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद देखो, डेबिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट से मेरे अकाउंट में डेबिट हो जा रहा है, तो हम लोग भी कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बिल्स का अमाउंट बैंक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड कर देता है, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कैश बुक में। डिजोनर हो जाता है, डिजोनर हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल, चलो डिजोनर वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। समझ में आ रहा है ना? डिजोनर वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे, ये प्रसून है, प्रसून, ठीक है ना? प्रसून से मेरे को क्या मिला है, यहाँ पर एक चेक उसने दिया था मुझे, ठीक है ना? डिजोनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये बिल्स दिया था। चलो मैं चेक वाला एग्जांपल पहले बता देता हूँ, फिर बिल्स वाला बता दूंगा। उसने मुझे एक चेक दिया था और मैंने बैंक में उसका चेक क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, और उसने उसके ऊपर सब कुछ किया था, बट डेट ही उसने गलत लिख दिया था। 25 लिखने के जगह पे उसने 23 लिख दिया था ईयर में। अभी 2 साल पुराना है, उसका दिमाग चल रहा है, अभी भी पीछे चल रहा है अपने ज़िंदगी में 2 साल। उसने वहाँ पर क्या कर दिया था, 2025 के जगह पे 2023 लिख दिया था। अब बैंक वाला 3 महीना तो कब का क्रॉस कर चुका है, इसके वजह से चेक क्या हो गया जाएगा, डिजोनर। लेकिन जैसे जब उसने मुझे चेक दिया था तो मैंने अपने कैश बुक में उतना बैलेंस प्लस कर दिया था, ये सोच करके कि मेरा तो बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रसून का चेक तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि ये तो एकदम सही पेमेंट करने वाला जेन्युइन पार्टी है मेरा, लेकिन डेट ही गलत लिख दिया है, इसके वजह से चेक क्या हो गया, डिजोनर हो गया। तो अब डिजोनर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से कैश बुक में माइनस करेंगे। बच्चों एक सीक्रेट बात भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, आपको जब भी डिजोनर वर्ड दिखे, समझ में आ रहा है ना, जब भी डिजोनर वर्ड दिखे, मतलब एग्जाम्स में हो सकता है कि डिजोनर वाला एंट्री के जगह पे इंस्टीट्यूट वाला बहुत कुछ लिखेगा, उसके अंदर इतना इंग्लिश में लिख देगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या क्या पता नहीं बोल रहा है। आप एकदम अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया के आंख में आपको देखना है, क्या बोलेगा। डिजोनर वर्ड जैसे दिखेगा ना, अगर आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चंस का आपने बिगिनिंग किया है, तो आप डिजोनर को क्या करोगे, माइनस में लिखोगे। डिजोनर देखते ही आप कहाँ पे लिखोगे, माइनस में, और उसको माइनस ही करना है आपको, चाहे कितना भी इंग्लिश लिख दें। मैं वैसा लिखा हुआ बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ क्वेश्चंस भी मैंने रखा अपने मैट में, मैं वैसा दिखाऊंगा, या इंस्टीट्यूट के मैट से जब मैं होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, तब भी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को।
लेकिन आपको उतना सारा इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। डिसऑनर वर्ड देखते ही कहाँ पर डालना है, माइनस में। और कब डालना है, जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चंस का बिगिनिंग रहेगा तो, ठीक है। कैश बुक से क्वेश्चन का बिगिनिंग रहेगा तो माइनस में डालना है, चाहे वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो। और जैसे ही ये बदलेगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, तो डिसऑनर को हमेशा कहां पे डालना है, प्लस में डालना है, ठीक है, प्लस में डालना है। क्लियर है बात? चलो, और एरर एंड ओमिशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस स्टेटमेंट पे, जहाँ पर ये मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था। क्लियर है? यहाँ पे देखो कौन सा ट्रांजेक्शन्स प्लस में डाला है, जो अभी तुम लोग बता रहे थे वही ट्रांजेक्शन्स है, जो अभी आप लोग बता रहे थे वही वाला ट्रांजेक्शन्स है। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा मैं नाम भूल गया हूँ, क्या नाम है? अंकित। ये समझ में आ रहा है ना तुमको? ओके। देखो यहाँ पर ऐड में क्या क्या डालेंगे हम लोग। ये हम लोग बिगिनिंग कहाँ से करते हैं, ये बात को याद रखना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक कहाँ से दीदी? अभी तो इधर बताया ना, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया था, लेकिन जिसको हमने चेक इशू किया था वो पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया, तो मेरा बैंक बैलेंस अभी भी प्लस बना हुआ है बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में, बैंक के पासबुक में। लेकिन हमारा कैश बुक में हमने उसको माइनस कर दिया था, तो फिर से कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड बाय द बैंक। बैंक के पास इंटरेस्ट और डिविडेंड का मनी आ गया, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस इंक्रीज कर चुका है, तो हम लोग भी कैश बुक में उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द पार्टीज। पार्टीज ने यानी कस्टमर्स ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में पेमेंट, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए हम लोग कैश बुक को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद है क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ने खुद इंटरेस्ट का मनी हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, कैश बुक में उसे प्लस कर देंगे। इसके बाद है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने बिल्स का अमाउंट कलेक्ट किया, मैच्योरिटी डेट पे बिल्स मैच्योर हो गया और बैंक ने हमारे अकाउंट में मनी क्रेडिटेड कर दिया कलेक्ट करके कस्टमर्स से, तो ऐसे सिचुएशन में हम भी क्या करेंगे, अपने कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड कर लेंगे। डन है? इसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये देखो क्या है, ये तो अलग ही गेम है। प्रेम क्या कर रहे हो? ओके, कुछ नहीं कर रहे, मतलब समझ में नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना? ओके। देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मान लो मैं बैंक के पास ही खड़ा था और मेरा कोई कस्टमर आया, मिल गया, बोला कि सर मैं अभी आपको चेक देता हूँ, चेक दे दिया। अब बैंक के पास मैं खड़ा हूँ, तो मैं घर जाऊँगा, फिर आऊँगा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए चेक, ना कि डिपॉजिट करके घर जाऊँगा, डिपॉजिट करके ही जाऊँगा। मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, और डिपॉजिट मैंने किया और बैंक वाला उस दिन पूरा खाली बैठा हुआ था, लोग गरीब लोग, बैंक वाला लोग, ठीक है। उसने उसी दिन मेरे अकाउंट में मनी क्रेडिट भी कर दिया, मतलब जिस पार्टी ने, जिस कस्टमर ने मेरे को चेक दिया था उसके अकाउंट में डेबिट हुआ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। लेकिन मैं घर पहुंचा और घर जा करके मैं सो गया, भूल ही गया मैं हमेशा के लिए, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मेरे अकाउंट में बैलेंस तो इंक्रीज कर गया, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड करना ओमिट कर गए, भूल ही गए। तो बाद में कैश बुक में जब हमें याद आएगा तो क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। यही वाला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एंड व्हेन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक देन इट विल बी एडेड, ठीक है। देन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। डिविडेंड का मनी कलेक्ट करेगा, बैंक में प्लस हो जाएगा, तो कैश बुक में भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे, अकाउंट में गलती से, मान लो बैंक में किसी का अकाउंट है, किसी का क्या, सबका ही बैंक में अकाउंट है लगभग, एक डिजिट भी एम्प्लॉय उस दिन थोड़ा सा अच्छा मूड में नहीं है, उसने एक गलत बटन प्रेस कर दिया, दूसरे का अकाउंट दूसरे में डिपॉजिट हो गया। सामने वाला क्लेम करने, जो कैश डिपॉजिट करने गया है, उसका अकाउंट में लास्ट में 3 के जगह पे 4 कर दिया। तो 3 वाले में अकाउंट तो मनी तो नहीं जाएगा, 4 वाले अकाउंट में चला जाएगा। फिर वो आके बाद में वो दिखाया अपना रिसिप्ट कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आया नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि किसके अकाउंट में गया है, इतना बजे का ट्रांजैक्शंस बैंक के सिस्टम में वो दिखा देता है। तो अगर गलती से, अगर आपके अकाउंट में, यानी मान लो मेरे अकाउंट में गलती से अगर मनी क्रेडिटेड हो जाएगा,
तो भी हम कैश बुक में क्या करेंगे, रिकंसिलेशन वाले डेट पे प्लस करेंगे। रिकंसिलेशन वाले डेट में अगर 31 जनवरी को मैं रिकंसाइल करने बैठ रहा हूँ और 31 जनवरी को अगर मान लो मेरे अकाउंट में गलती से कोई अमाउंट क्रेडिटेड हो गया है, तो हम भी कैश बुक में उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ताकि पासबुक से कैश बुक रिकंसाइल कर जाए, मैच कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया फर्क। अब आ जाओ कब कब हम लोग माइनस करते हैं, ये सारा भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आज आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, लेस में क्या क्या करेंगे, ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स दैट हैव रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ पासबुक। ये वो सभी ट्रांजेक्शन्स है जिससे पासबुक का बैलेंस डिक्रीज करता है, और पासबुक का अगर बैलेंस डिक्रीज करेगा तो कैश बुक में हम लोग भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी कैश बुक में हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक में तो प्लस करके लिख दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक वह अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया। मतलब जिस पार्टी का चेक हमने बैंक में जमा किया था उस पार्टी के अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है। देन ऐसे सिचुएशन में हमारा पासबुक का बैलेंस अभी भी लो है, लेकिन कैश बुक में हमने बैलेंस इंक्रीज कर दिया था, तो फिर से कैश बुक में हम माइनस करेंगे, तभी कैश बुक पासबुक से रिकंसाइल हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक अगर डायरेक्ट पेमेंट करेगा, डायरेक्ट पेमेंट बैंक कब करता है, जब हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं। जैसे कि मैंने EMI वाला एग्जांपल्स मैंने दिया, LIC के प्रीमियम का मैंने एग्जांपल्स दिया, और भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन वगैरह होते हैं जिसके लिए बैंक डायरेक्टली क्या करता है, पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर देता है। बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो हम लोग भी कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेज। देखो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लगेगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस इन द बैंक। निगेटिव बैलेंस अगर बैंक में रहेगा तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इंटरेस्ट का मनी हमारे अकाउंट में से और माइनस करते जाता है। तो हम लोग भी कैश बुक में क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। ऐसा हम लोग तब कर रहे हैं जब हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अपना बिगिन कर रहे हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बिगिन कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चंस का बिगिनिंग कर रहे हैं, तब हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, फिर डिजोनर में तो मैंने आप लोगों को ये एकदम कसम दे दिया है, डिजोनर देखते ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चाहे वो बिल्स का डिजोनर हो या फिर चेक का डिजोनर हो, डिजोनर को आपको जब भी आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चंस के बिगिन करोगे तो भी डिजोनर को आपको क्या करना है, माइनस में डालना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है चेक रिसिव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट येट सेंट टू द बैंक। समझ में आ रहा है, नॉट येट सेंट टू द बैंक। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके पार्टीज आपके ऑफिस में आया, आपको उसने चेक दिया, आपने कैश बुक ओपन करके आप बैठे ही थे, कुछ देख रहे थे, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक होता क्या है, कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है? मेरे पास भी है कैश बुक, इधर मैं दिखाऊंगा दूसरे क्लास में तुम लोग, अभी मेरे पास की नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखाता। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजोनर ऑफ अ चेक डिपॉजिटेड विथ द बैंक। डिजोनर रहेगा, दोनों समय में माइनस होगा। तो हमने क्या किया, कैश बुक में हमने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा नहीं होगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस करेंगे। और चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमने इशू कर दिया, किसी को चेक दे दिया, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया कि कैश बुक में भी हम माइनस कर दें। हमने 10,000 रुपये का चेक किसी को दिया तो कैश बुक में भी 10,000 माइनस करना होगा, हमने माइनस ही नहीं किया, और बैंक से बैलेंस कट गया क्योंकि वो चेक डिपॉजिट कर दिया था। जब हमें पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में उसको माइनस करके दिखाएंगे। और रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक पासबुक में क्या करके रखा हुआ है, रॉन्ग डेबिट कर दिया। रॉन्ग डेबिट कर दिया मतलब गलती से हमारे अकाउंट से पैसे काट दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, गलती से हम लोग भी अपने कैश बुक में उसको माइनस ही करेंगे, बिकॉज ऑलवेज फॉलो पासबुक। एक बार इस फॉर्मेट को तुम लोग गो थ्रू कर लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लो प्लीज। आप लोग गो थ्रू कर लिए हो क्या स्टेटमेंट को? अभी तुम लोगों को एक होमवर्क मेरी तरफ से दिया जाएगा।
सम्स कराने से पहले होमवर्क क्या है पहले ध्यान से सुन लो, सभी लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। होमवर्क क्या है, जब आप घर पे जाओगे ना तो ये एक फॉर्मेट तो आपके यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको ना यही फॉर्मेट को जाके घर पे दोबारा से कॉपी पे लिखना है। सर बिना मतलब का काम दे रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ क्यों मतलब बनेगा इसका। आपको यही फॉर्मेट लिखना है, 4 बार लिखना है। कितनी बार? 4 टाइम्स, बचपन वाला तरीके से एकदम, ठीक है ना। पहले आप लिखोगे, बिगिनिंग करोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हेडिंग दे देना डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये लाइन से आप बिगिन करोगे, इसको प्लस आइटम में डालोगे और फिर ये और ये लिखोगे। ये लाइन स्किप रहेगा तब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मेट में ये लाइन स्किप रहेगा, पूरा यहाँ तक लिखोगे। फिर दूसरा फॉर्मेट आप क्या लिखोगे, तब आप बिगिन करोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और तब उसका पहला जो अमाउंट रहेगा उसको कहाँ पे डालोगे, निगेटिव बैलेंस में डालोगे, और बाद बाकी सब कुछ एज यूजुअल कॉपी होगा। कितनी बार हो गया? 2 बार। मतलब जो प्लस आइटम है वह प्लस आइटम में ही जाएगा, जो माइनस आइटम है वह माइनस आइटम में ही जाएगा। इस तरीके से आप दूसरी बार करोगे। थर्ड टाइम आप कैसे करोगे? थर्ड टाइम आपको बिगिन करना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। किससे बिगिन करोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसका भी पहला लाइन को कहाँ पर, पहला अमाउंट कहाँ बैठाओगे, पहला क्रॉस किस में दोगे, प्लस वाले में दोगे। और फिर जो अभी माइनस में है, जितना लेस में लिखे हो ना, वो सब कहाँ पे चला जाएगा, ऐड में चला जाएगा। और जो जो ऐड में लिखे हो, ये ब्लैक बोल्ड वाला लिखने का जरूरत आपको नहीं है, बस ABCD से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसे लिख देना ऐड, और ऐड के अंदर ABCDEFGH। तो उस समय जब आप पासबुक से बिगिन करोगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों समय में जितना लेस वाला आइटम है वह सब किस में चला जाएगा, प्लस में, और जितना प्लस वाला आइटम है वह सब कहाँ चला आएगा, लेस में। 4 बार आपको लिखना हो जाएगा। ये 4 बार लिखने के बाद ऐसे ही गलती होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं ये चारों बार आपका इधर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी आपको बैठ के एक बार लिखना है। आपको खुद माइंड एकदम पूरा तरह से ये फिक्स कर लेगा कि 4 बार होगा तो मुझे क्या करना है, किसको ऐड में डालना है, किसको लेस में डालना है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन का बिगिनिंग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अपने मैट का। पेज नंबर बच्चों आप मेंशन कर देना। पेज नंबर होप्सो कितना नंबर पर है? 8.5। 8.5 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 8.5 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो बच्चों, अभी पहले हम लोग सम्स को लिख के करने से पहले यहीं पर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ही तो करना है, ठीक है। देखिए, ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक बैलेंस एज पर हिमांशुज कैश बुक वाज 23,500 डेबिट। मतलब यह क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। इसे कौन सा कॉलम में हम लोग डालेंगे, प्लस वाले कॉलम में डालेंगे। क्लियर है? फिर ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, फिर हम लोग कैश बुक से पासबुक को कंपेयर कर रहे थे। कंपेयर करते करते हमने ऐसा देखा, डिफरेंसेस कुछ हमें पता चला। डिफरेंसेस क्या है, इस डिफरेंस को पहले हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस है, चेक ऑफ ₹12,000 सेंट फॉर कलेक्शन हैव बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। हमने 12,000 रुपये का चेक बैंक के पास कलेक्शन पर्पस के लिए भेजा था, यानी किसी पार्टी से हमें चेक मिला था, वह चेक हमने बैंक को पहले ही जाके जमा कर दिया था कि ये आप कलेक्ट कर लेना मैच्योरिटी डेट पे। बैंक ने कलेक्ट करेगा तो मेरे अकाउंट में अमाउंट क्या हो जाएगा, क्लियर होने का मतलब क्या होता है, मेरे अकाउंट में मनी क्रेडिटेड होगा। क्रेडिटेड होगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपने कैश बुक में इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। कैश बुक में इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्लस आइटम में हम लोग लिखेंगे।
प्लस आइटम में लिखेंगे। अच्छा, हैव नॉट बीन क्लियर्ड है, अच्छा मुझे लगा क्लियर्ड है, हैव नॉट बीन क्लियर्ड है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नॉट बीन क्लियर्ड है। ओके बच्चे, सर नॉट बीन क्लियर्ड है, हाँ भैया मैंने देख लिया, क्लियर्ड मैंने पहले समझा था इसलिए मेरा आंसर गलत हुआ, लेकिन अभी मैंने देखा नॉट बीन क्लियर्ड है, मतलब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कलेक्शन पर्पस के लिए भेजा होगा तो कैश बुक में हम पहले ही प्लस कर चुके हैं, लेकिन बैंक ने कलेक्शन नहीं किया, क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग कैश बुक में से इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द फॉलोइंग चेक्स वेर इशूड बाय द फर्म इन द मार्च 2022 एंड वेर प्रेजेंटेड इन अप्रैल 2022। ये हमने इसको इशू कब किया, मतलब ये सभी चेक हमने इशू तो कर दिया मार्च के महीने में, लेकिन इसको प्रेजेंट कब किया गया है, अप्रैल के महीने में। यानी हमने अपने जैसे ही हमने चेक को इशू किया था, इन सभी चेक को हमने अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया था कि ये चेक तो अभी डिपॉजिट में जाएगा जिस पार्टी को हमने इशू किया है और मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए इसको प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटे क्या, नहीं, तो कैश बुक में हम पहले ही माइनस कर चुके थे, अब कैश बुक में इसे फिर से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तीनों को ही प्लस करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹730 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, पासबुक में ब्याज का 730 रुपये, 730 रुपीज हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड किया है, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चेक फॉर ₹1200 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द मार्च 2022। हम लोग कौन से महीने का ये बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्च मंथ का बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से मंथ का बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्च मंथ का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1200 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द मार्च 2022 बट द सेम वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन अप्रैल 2022। हमने क्या कर दिया था, 1200 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ था, कैश बुक में हमने प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ था, इसको भी क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस करेंगे, कैश बुक में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डी माइनस, बहुत तरीके से तुम लोग आंसर कर रहे हैं, डी माइनस, चालाक बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा ये 15 नंबर, ये कौन बच्चा अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा मैं देखूं, ये मंतसा, तुम्हारा ये क्लास नहीं है बच्चे, कल तुम्हारा क्लास है दिन में 2 बजे, मंतसा, ठीक है। अभी तुम लीव कर दो, लीव कर दो, तुरंत पकड़ में आ जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2500 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है बैंक को हमने पहले इंस्ट्रक्शंस देके रखा है कि हमारा प्रीमियम पेमेंट कर देना, बच्चों के स्कूल का फी पेमेंट कर देना, जो भी मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, मंथली एक्सपेंसेस, जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, समझ में आ रहा है ना, बड़े लोग आपके घर पे मान लो कोई एवरी मंथ मिल्क देने के लिए आता है, 5 लीटर 2 लीटर करके, महीना लगने के बाद वो क्या बोलता है, नॉक करता है, आपको याद है तो सही है, सीरियस लोगों को पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, और नहीं याद होता है तो क्या करते हैं, सामने वाला जब तक नॉक नहीं करेगा पैसे नहीं देंगे उसको। अब बड़े लोग जो होते हैं, मतलब जिनको ये सब चीज़ों में दिमाग लगाने के लिए समय नहीं है, समझ में आ रहा ना, मतलब उनका उस पर दिमाग लगाने का मतलब अपने बिजनेस में इम्पैक्ट डालना, तो ये क्या करते हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दे के रखा हुआ बैंक को कि इतने तारीख को इनका पेमेंट चला जाना चाहिए। आप देखते हो जो लोग जॉब करते हैं उनके अकाउंट में 30 तारीख को या 1 तारीख को मनी क्रेडिटेड होता है, तो बैठ के क्या ऐसे मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हैं, अंबानी जी मोहन का, सोहन का, जोधू का, मोदू का, गीता का, बबीता का, सीता का कितना कितना रुपया सैलरी भेजना है, सब क्या करके रखा हुआ है, रिलायंस कंपनी के करंट अकाउंट में सभी एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली जैसे मंथ ख़त्म होता है ऑटो डेबिट हो जाता है, समझ में। लेकिन भाया उनका एक इसके लिए एक मैनेजर होता है जो ये सब काम करता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय लीव करके चला गया उसके भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कौन लीव कर रहा है, कौन न्यू ज्वाइन कर रहा है, ये सब देखने के लिए एक मैनेजर होता है, पूरी टीम होती है, HR टीम जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसका डिपार्टमेंट ही होता है अलग से बड़े कंपनीज में,
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 125 फॉर बैंक चार्जेज। बैंक ने 125 रुपए का मोबाइल का एसएमएस भेजने का चार्ज काट लिया, तो क्या हो जाएगा, हम भी अपने कैश बुक में उसको माइनस कर देंगे। और अब हम लोग लिख के एक सम करते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि इसी तरीके से होमवर्क करना है हम लोगों को। पेज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दो। स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2022। particulars हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 23,500। डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस बैलेंस होता है, तो इसको प्लस आइटम में जाके लिखेंगे 23,500। फिर हम लोग लिखेंगे ऐड, और फिर हम लोग जाके लिखेंगे नीचे में यहाँ पर लेस। जो लेस में जाएगा उसको लेस में लिखते जाना, जो ऐड में जाएगा उसे ऐड में लिखते जाना। एक एक ट्रांजेक्शन्स को सीरियल वाइज करेंगे, इधर उधर से नहीं करना है। ये चेक ऑफ ₹12,000 सेंट फॉर कलेक्शन, क्या लिखेंगे, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड। लेस में जाएगा ना, कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड। कितना अमाउंट है बच्चों, अमाउंट इसका कितना था 12,000, माइनस वाले कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये प्लस में जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तीनों चेक को लिख देंगे, अनुभा, अंकिता, और क्या है, सोनम। अमाउंट तीनों का बता दो आप लोग, 3,500 और तीनों का तीनों प्लस में आ जाएगा
7400 का। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹730 फॉर इंटरेस्ट बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्लस में जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अमाउंट कितना है? 730। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। चेक फॉर ₹1200 रिसिव्ड फ्रॉम कस्टमर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन मार्च 2022। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया था बट इससे डिपॉजिट ही नहीं किया गया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक रिकॉर्डेड इन या डेबिटेड इन कैश बुक। अगर किसी पार्टी का चेक मिला है और उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कैश बुक में हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं इसको। तो लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट banked, नॉट येट बैंक्ड। बैंक मतलब बैंक में नहीं जमा किया गया। कितने का है? 1200 रुपीज का। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2500 पेड डायरेक्टली बाय बैंक। ये भी माइनस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड हुआ है 2500 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक। ये भी माइनस में ही जाएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना होगा? 125। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे दोनों साइड का अमाउंट को ऐड करके लिख लेना। 23,500 कैलकुलेटर यूज करो। 23,500 प्लस 7,400 प्लस 730, ये आ जाएगा 31,630। और इसको ऐड कर लो आप लोग। 12,000 प्लस 1,200 प्लस 2,500 प्लस 125, 15,825। बड़ा वाला अमाउंट कौन सा है? 31,630। उसमें से छोटे वाले अमाउंट को माइनस कर देना। 31,630 माइनस कर दोगे 15,825। कितना आ जाएगा? 15,805। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15,805। इसको लिखोगे किधर? इधर लिखोगे ना कि इधर लिखोगे? जो बड़ा वाला अमाउंट होगा ना, ठीक उसके नीचे लिखना हमेशा। ठीक है, अगर बड़ा वाला अमाउंट इधर रहता तो उसी के नीचे लिखोगे। और इसे अब क्या लिखोगे? क्या ये नाम क्या दोगे इसका? आपने बिगिन किस चीज से किया था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था। तो इसको लिखोगे, डेबिट का अपोजिट लिखोगे क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर, और ऊपर क्या लिखे थे? कैश बुक। तो इधर क्या लिखोगे? पासबुक। मतलब ठीक ऊपर वाले पहले लाइन का रिवर्स लिखना है। समझा प्रेम? सबसे पहला लाइन में आपने क्या लिखा था? डेबिट बैलेंस। तो यहां क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस। यहां पे क्या लिखे थे? कैश बुक। तो इधर क्या लिखोगे? पासबुक। ठीक है, खत्म। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्या पता क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क चला जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। इसमें भी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से ही ये भी क्वेश्चंस बिगिन हो रहा है। ये भी क्वेश्चंस किस चीज़ से बिगिन हो रहा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से बिगिन हो रहा है। पासबुक कहाँ भैया? कैश बुक से ही तो बिगिन हो रहा है। नीचे वाला लाइन मतलब ये तो फाइंड करना है ना। कौन पढ़ रहा था ये? हाँ, असर्टेन मतलब होता फाइंड करना। ये पढ़ो ना जो दिया हुआ है। बिगिन किससे करना है? बिगिन करना है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस लिखा है मतलब आप क्या समझोगे? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 17,800 प्लस कॉलम में जाएगा। किधर जाएगा? प्लस में। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7,200 issued, check amounting to 3,400 have been presented for payment in March 2022. Check aggregating ₹2,500 were encashed in April 2022 and rest have not been presented at all. मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ है ध्यान देना। हमने चेक टोटल इशू किया है कितने अमाउंट का? 7,200 रुपीज़ का हमने चेक इशू किया है मार्च के महीने में। ध्यान देना, बी नंबर वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 7,200 रुपीज़ का हमने टोटल चेक इशू किया है, जिसमें से सिर्फ मार्च के महीने में 3,400 रुपीज़ का चेक प्रेजेंट किया गया है। यानी जब हमने चेक इशू किया 7,200 रुपीज़ का, तो हमने अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया था इतना अमाउंट, लेकिन एक्चुअली में हमारे पासबुक में से ओनली 3,400 रुपीज़ ही माइनस हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ क्योंकि जिसको हमने चेक इशू किया था उन लोगों ने 3,400 रुपीज़ का ही चेक मार्च के महीने में बैंक में प्रेजेंट किया, और बाकी जो चेक का अमाउंट था या तो प्रेजेंट नहीं किया गया और या तो फिर अगले महीने में प्रेजेंट किया गया। यानी अल्टीमेट देखो, मार्च के महीने में प्रेजेंट तो नहीं हुआ ना, तो जो बाकी बैलेंस है इसको हम क्या कर देंगे? उसको भी हमने कैश बुक से माइनस कर दिया था, लेकिन बैंक से बैलेंस तो कम नहीं हुआ, तो उतना अमाउंट अभी भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 7,200 माइनस कर दो आप 3,400, ये 3,800 रुपीज़ का हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। कितना जाएगा? 3,800 प्लस में जाएगा। क्या लिखोगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ब्रैकेट में ये दिखा देना 7,200 माइनस 3,400 इक्वल टू 3,800 प्लस आइटम में डालोगे। डन है बच्चों मेरे? इसके बाद नंबर सी पे आ जाओ। नंबर सी पे, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 8,000 डिपोजिटेड, हमने टोटल 8,000 रुपये का चेक अलग अलग 2-3 चेक हमने बैंक में जमा किया। चेक एग्रीगेटिंग ₹3,000 वेर क्रेडिटेड अप टू 31 मार्च 2022, जिसमें से 3,000 का चेक हमारा बैंक में क्रेडिट हो गया। जब हम बैंक में चेक 8,000 रुपये का चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो अपने कैश बुक में हमने 8,000 रुपीज़ ही प्लस कर लिया होगा, लेकिन एक्चुअली में बैंक में हमारा प्लस कितना हुआ? 3,000 रुपीज़। और बाकी जो चेक है 2,700 रुपीज़ का, ये हमारा क्या हो गया? वेयर क्रेडिटेड इन अप्रैल एंड रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल, और बाकी जो चेक था उसको बैंक ने अभी भी कलेक्ट नहीं किया है। हम लोग को अप्रैल से मतलब है या जो कलेक्ट नहीं हुआ है उससे मतलब है, ना कि सिर्फ मार्च महीने वाले से मतलब है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द BRS ऑफ ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8,000 में से 3,000 को माइनस करके 5,000 रुपीज़ हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे ना। प्लस में कौन बोला है? प्लस में कौन बोला? ये चेक हमने डिपॉजिट किया, 8,000 रुपया हमने कैश बुक में पहले प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने कितना एक्चुअली में मेरे अकाउंट में प्लस किया? 3,000। 5,000 तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 1 अप्रैल में डिपॉजिट होगा
और बाकी कलेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो बाकी 5,000 रुपये को हम लोग कैश बुक से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ है, तो कैश बुक में हम प्लस कर चुके थे पहले ही डिपॉजिट के समय, इसलिए कैश बुक में से माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कस्टमर डिपॉजिटेड ₹3,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में 3,000 रुपये डायरेक्टली जमा कर दिया, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक हैज मेड द पेमेंट ऑफ 2,000 फॉर क्लब फीस अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। क्लब का सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपये का, समझ में आ रहा है ना, तो ये 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए, हम भी इससे क्या करेंगे, क्लब फी डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको माइनस किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल्स फॉर ₹700 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिजॉनर्ड। देखो इतना सारा इंग्लिश में लिखा है, आपको कुछ भी लिखने का जरूरत है, आपको ये वर्ड खोजना है, ये वर्ड जो मैंने तुम लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस समझाया है, और आपने क्वेश्चंस के बिगिनिंग कहाँ से किया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस में जाएगा। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर बिल्स के केस में लिखोगे, ये पूरा जिस बच्चे को थोड़ा इंग्लिश लिखने में इशू है वो लोग ऐसे लिख देगा, बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिजॉनर्ड। बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिजॉनर्ड लिख करके और माइनस कॉलम में 700 को डाल देना। ठीक है। इसके बाद है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹250। ये मेरे को आप लोगों को समझाना है अच्छे तरीके से, यही बस समझाना है बात, बाकी इस क्वेश्चन में तो तुम लोगों को होमवर्क जाने वाला है। ठीक है। देखो ये क्या है, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का सिस्टम क्या है, इसको पहले समझाता हूं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किस कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं, बैंक कॉलम। ध्यान देना बच्चों, हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक में डेबिट होने का मतलब होता है ना, कैश बुक में डेबिटेड का मतलब होता है प्लस होना। क्या होता है, प्लस होना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, प्लस। हमने क्या किया था, प्लस कब हम लोग करते हैं, प्लस हम लोग कब करते हैं, जब बैलेंस किसी से मिलता है तभी करते हैं। कोई ने चेक दिया तब प्लस करते हैं, कोई हमें बिल्स दिया तब प्लस करते हैं। यहां पर हमने ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट करने का मतलब होता है बढ़ा करके लिख देना। ओवरकास्ट करने का मतलब क्या होता है, बढ़ा करके लिख देना। समझ में आ रहा है ना। इसने मेरे को 500 रुपीज का चेक दिया, समझ में आ रहा है ना। स्नेहा नाम है ना, स्नेहा ने मेरे को 500 रुपीज का चेक दिया और मैं एक्साइटेड होकर के 750 रुपीज लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। मैंने कितना रुपया एक्स्ट्रा करके लिख दिया उसको, 250 रुपीज एक्स्ट्रा करके हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने ये सही रिकॉर्ड किया है क्या। अब बैंक में जब हम उस चेक को डालेंगे, स्नेहा से मिला हुआ चेक जब हम बैंक में डालेंगे, तो एक्चुअल में मेरे बैंक में कितना बैलेंस बढ़ेगा, 500। लेकिन मैंने कैश बुक में कितना लिख दिया है, 750। कितना हमने ओवरकास्ट कर दिया है, 250। अब 250 एक्स्ट्रा ओवरकास्ट किया है, तो इसको प्लस करेंगे कि माइनस, ताकि BRS, ताकि पासबुक से हमारा कैश बुक मैच कर जाए, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। बैंक हैज डेबिटेड ₹50 एज बैंक चार्जेज, ये भी माइनस होगा। बैंक चार्ज मतलब माइनस होगा। और क्रेडिटेड ₹350 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होगा, प्लस होगा। ये तुम लोग होमवर्क में करके लाओगे अगले क्लास में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएगा। ठीक है। चलो आज आप लोगों का क्लास यहीं पर स्टॉप करता हूं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थोड़ी देर के ब्रेक के बाद हम लोग सेकंड क्लास करेंगे।